स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, और आगे किस हिसाब से उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस आपको अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आपने कौन से निश पर काम करना है, कौन सी कैटेगरी पर काम करना है, कौन सी नीश पर काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मान के चलो कौन सा एक ब्यूटी निश ले लेते हैं। ठीक है, ब्यूटी निश ले लेते हैं, या फिर आप कुछ सजेस्ट करो आपके हिसाब से कि कौन सा निश सही रहेगा। कोई भी जन है, अपने सजेशंस दो। करियर जॉब्स, सॉरी, कैरियर जॉब्स, रिज्यूमेस, जॉब सर्च। ओके, तो हम लेके चलते हैं रिज्यूम। रिज्यूम में भी ज़्यादा कीवर्ड्स चलो मिल जाएंगे, अच्छा आइडिया। ठीक है, तो रिज्यूम के ऊपर हम लेके चलते हैं रिज्यूमेस। ठीक है, सबसे पहले आपका जो मेन कीवर्ड है इसको हम बोलेंगे सीड कीवर्ड। एक वर्ड या दो वर्ड, दो वर्ड्स तक हमारा सीड कीवर्ड रहेगा। अब सबसे पहले जो उसका जो कंडीशन आती है हमारी, वो कंडीशन ये होती है कि हमने जब भी किसी निश के ऊपर साइट बनानी है, किसी कैटेगरी के ऊपर हमने काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज टारगेट करेंगे थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड, लाइक 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 6 वर्ड्स, उतना एक बड़ा कीवर्ड टारगेट करेंगे। या फिर ऐसा कीवर्ड टारगेट करेंगे जिसमें हमारा जो कंपटीशन है एक हाई की जगह पे मीडियम हो जाए, मीडियम की जगह पे लो हो जाए, थोड़ा सा कंपटीशन हमारा कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये कीवर्ड है रिज्यूमे, ठीक है, पहली चीज तो इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रिज्यूम का मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ रिज्यूम देखने हैं, ये भी हो सकता है डाउनलोड करने हैं, ये भी हो सकता है फ्रेशर को चाहिए, ये भी हो सकता है एमबीए वाले को चाहिए। तो इससे कोई आपका इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा, पहली चीज। तो अब हमने इंटेंट क्लियर करना है। ठीक है, अब हम इंटेंट कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमें और डीप में जाना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे कि बाकी लोग क्या इस पे सर्च कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है गूगल सर्च के थ्रू। दूसरा, आप मेरे राइट साइड पे यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ मैंने एक्सटेंशन डाल रखे हैं। तो एक एक्सटेंशन डाल रखा है मैंने, कीवर्ड सर्फर। ठीक है, आप ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ये वाला एक्सटेंशन है, इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। तो ये भी साथ साथ आपको सजेशंस देता रहेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने 85 के आसपास हमारे को रिजल्ट दिखा दिए एक कीवर्ड को सिर्फ। ठीक है, और सबकी वॉल्यूम भी दिखा रहा है, बट ये वॉल्यूम एक्चुअल नहीं होती, कहीं ना कहीं हो सकता है आसपास हो सकती है। ठीक है, बट ये वॉल्यूम एक्चुअल नहीं होती। तो ये यहाँ पर ये सब रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 5। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है ये वाला दूसरा एक्सटेंशन। ठीक है, जिसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। तो इस एक्सटेंशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड सर्फर है ये डालते ही चल जाएगा, और इसके लिए आपका जो ईमेल आईडी वगैरह है वो वेरीफाई करेगा। तो आप वो एपीआई वगैरह देता है उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, उसमें दिखा देगा आपको स्टेप्स किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर ना हो तो मुझे बताना, लास्ट में उसके बारे में बात कर लेंगे। अब अगली चीज आती है, हमने रिज्यूम में क्या करना है, रिज्यूम बना के हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, तो मान के चलते हैं मुझे सिर्फ ट्रैफिक उठाना है, मैं, या फिर मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है रिज्यूम मेकिंग की। ठीक है, रिज्यूम बिल्डिंग, बिल्डर सर्विसेज। ठीक है, तो मेरे को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है। ये मेरा मेन कीवर्ड आ गया। एक मुझे कीवर्ड का आइडिया मिल गया, इसको हम डालेंगे एक शीट के अंदर। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिख दिया, ये मेरा काइंड ऑफ लेट्स से, ठीक है, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है, यहाँ पर इतने सारे नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सब रिजल्ट आ रहे हैं। 3 ऐड नीचे चल रही हैं, 1 2 3 4, 4 ऐड ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब सोच सकते हो कि कितना कंपटीशन होगा इसमें। मतलब 7 एड्स एक उस पर चल रही है, ये वाला तो अपना ही है वैसे भी। तो 7 एड्स हमारी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और एक अच्छा अमाउंट भी लोग यहाँ से अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तभी इतनी ऐड चलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा कीवर्ड सही रहेगा। यहाँ पर लोगों ने दे रखा है कि 700 रुपये से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम कोई भी टॉप साइट्स उठाएंगे। अब हम पहले अपना कॉम्पिटिटर ढूंढेंगे,
इस टाइम पे जो हमारा सिनेरियो है, वी आर हैविंग अ फ्रेश वेबसाइट, ठीक है, विद 5 to विद सम ब्लॉग्स, ठीक है, हम ब्लॉग डालेंगे, ब्लॉग कंटेंट, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं ब्लॉग कंटेंट। उसके बाद हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, उसके बाद हमारा मोटिव क्या है, जनरेटिंग मोर लीड्स। अब इसमें मोटिव के अंदर क्या हो सकता है कि हम लीड्स की जगह पे ट्रैफिक भी टारगेट कर सकते हैं, या फिर ऑडियंस को सिर्फ ये भी टारगेट कर सकते हैं कि मुझे लीड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक आएगा तो मेरे गूगल एडसेंस की अर्निंग होगी, तो मैं वो भी चाहूँ तो मैं वो टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। साइट पेज फ्रेश कंटेंट टाइप कंटेंट पब्लिश ऑन ठीक है। तो ये सिर्फ एक ऐसा जर्नल मैंने बना के रखा है, ये सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल मैंने अपने पर्सपेक्टिव के लिए बनाया ताकि मेरे माइंड में क्लैरिटी रहे कि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ उसको लेकर, ठीक है। सो अब जिस साइट को हम टारगेट करें वो फ्रेश साइट होगी, कंटेंट हमारा एज अ ब्लॉग कंटेंट हमारा पब्लिश होगा, यहाँ पर हमारा आ सकता है पेजेस कंटेंट, ठीक है, पेज कंटेंट भी हो सकता है, पेज के अंदर जो नॉर्मल पेजेस है वहां पे भी कंटेंट डलता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस मॉडल क्या है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम डाल सकते हैं ओनली ट्रैफिक, या फिर हम डाल सकते हैं ओनली ओनली ट्रैफिक नहीं, ठीक है, ओनली कमीशन बेसिस, तो ये हम डाल सकते हैं, ये चीज हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ अगर और लगे आपको तो बता बता सकते हो। अब मोटिव, हमारा मेन मोटिव क्या है एसईओ करने का इस साइट के ऊपर, हमारा मोटिव है ताकि हम टू जनरेट विजिट्स, टू जनरेट कॉल्स और ओनली ट्रैफिक, ब्रांडिंग। तो ये सब हमारे पास कुछ एक, इसको बोलते हो कि एसईओ क्यों करना है आपने, ये उसका आंसर है आपके पास कि आपने क्यों एसईओ करना, तो ये सारे आपके रीजन है, इस रीजन की वजह से आप एसईओ कर रहे हो। आपके अगर जब तक ये रीजन क्लियर नहीं होंगे कि भाई मुझे क्यों करना है, कोई साइट आ गई, क्लाइंट ने बोला कि एसईओ कर दो, आपने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, बट आपने आपको पता ही नहीं क्यों करना है, क्या उसका मोटिव है, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है उसकी, देन क्या फायदा उसका एसईओ करने का, आप किस तरीके से उसे करोगे, दैट थिंग विल बी लाइक आप अंधे में वो चला रहे तीर चला रहे, तो उसका क्या फायदा, ठीक है। सो हम पहले अपना मोटिव क्लियर करके चलेंगे, उसके बाद हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सटेंशन है ये वाला कीवर्ड एवरीवेयर, उसके बाद एसईओ सर्वर, और एक और एक्सटेंशन है सिमिलर वेब, ठीक है, ये एक्सटेंशन भी आप डाल लो साथ में, ठीक है। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो, सिमिलर वेब का भी एक एक्सटेंशन आता है, क्रोम एक्सटेंशन लिख देना, ठीक है। उसके बाद और भी एक्सटेंशन है तो देख लेते हैं। नहीं, अभी के लिए सिर्फ ये एक्सटेंशन लेके चलेंगे। हमारा प्राइमरी कीवर्ड ये है, प्राइमरी कीवर्ड भी नहीं कह सकते, इसको कहेंगे हम सीड कीवर्ड, ठीक है। रिज्यूम राइटिंग, ये हमारा ये कीवर्ड हमारा है सीड कीवर्ड, रिज्यूम राइटिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें और रिसर्च करनी है, मोटिव क्या है हमारा, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से सर्च करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा। अब
पहले हम आइडियाज कलेक्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेप विल बी कलेक्टिंग आइडियाज. ठीक है. स्टेप 1, कलेक्ट कीवर्ड आइडियाज. ठीक है. मैं एक नई शीट बनाता हूँ, उसमें हम आगे दूसरा पार्ट उसमें देखेंगे. ठीक है. अब आगे देखते हैं इसके अंदर. यहाँ पर आ रहा है, ये सब आइडियाज आ रहे हैं. ठीक है. इसको उठा लो. अभी सिर्फ एक बार उठा लेते हैं, बाद में चेंज करते रहेंगे उसको. ठीक है. ये वाले हमने ऑलरेडी उठा लिए, इसने यहाँ से उठा कर दे दिया मैंने नीचे साइड से. ठीक है. पीपल ऑल्सो सर्च फॉर हमारा यहाँ से उठा कर दे दिया इसने, और रिलेटेड सर्चेस भी उसने उठा कर दे दिया. अब पीपल ऑल्सो आस्क को हमने देखना है. ठीक है. इन क्वेश्चन का हमने आंसर देना है बेसिकली. इसके लिए क्या करोगे, और कीवर्ड्स और आंसर्स के लिए आप इस पर बार बार क्लिक करो, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है. बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे. देखो, अब इन क्वेश्चंस को उठा लो सारे. ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ से उठा लिए. ये इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए. ठीक है. इस टाइम पे मेरे पास कितने कीवर्ड्स हो गए होंगे, ऑलमोस्ट 60 समथिंग कीवर्ड्स आ चुके हैं मेरे पास. ठीक है. 60 तो सेल्स होंगे आई थिंक. 44 कीवर्ड्स नहीं, हाँ 60 कीवर्ड्स है मेरे पास इस टाइम पे. यहाँ पर 60 कीवर्ड ढूंढने में मुझे सिर्फ 5-10 मिनट लगे होंगे. एक टूल डाला, एक कॉपी पेस्ट करा, उतना टाइम लगा मुझे. ठीक है. इसके बाद अब आपके पास आता है फिल्ट्रेशन वाला काम, कि अब आपको फिल्टर करनी चाहिए. आप फिल्टर कैसे करोगे कीवर्ड्स को? सबसे पहले आप देखोगे जो आपका निश है रिज्यूम राइटिंग, इसमें से रिज्यूम राइटिंग को पे कौन कौन सा मैच हो रहा है. ठीक है. देखो, ये वाले तो मैच होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने टूल के थ्रू उठाए हैं, बट हमें रेलेवेंसी भी देखनी है. अब इसके साथ में एक चीज और आती है, इसको बोलते हैं हम LSI कीवर्ड्स. ठीक है. LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग. ठीक है. लेटेस्ट सिमेंटिक इंडेक्सिंग होता है इसका मतलब. ठीक है. LSI कीवर्ड्स. अब LSI का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड आपको सर्च करके देखा, तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, जो मेरा जो कीवर्ड आ रहा है, लेटेस्ट नहीं है सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया लेटेंट. तो जो भी मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ये जो नीचे लिखा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कंटेंट के बीच में से आ रहा है. ठीक है. इसको देखना, ये चीज समझना. यहाँ पे LSI कीवर्ड्स आर कंसेप्शनली रिलेटेड टर्म्स. ठीक है. अब यहाँ देखो, यहाँ से उठा के दिखा रहा है. पहले क्या होता था, मेटा डिस्क्रिप्शन उठा के दिखाता था वहां पर. ठीक है. पहले आपने जो ये फिक्स कर दिया वो फिक्स हो गया, आपने यहाँ पर जो फिक्स डाल दिया वो ही आएगा. बट आज की डेट में क्या है, उसको जो रेलेवेंट लगेगा यहाँ पर, वो उसके हिसाब से दिखाएगा. तो मेरे उसको गूगल को इस साइट के अंदर में ये क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन में मिल गया, तो उसने पहले लाइन से उठाकर दिखा दिया. अगर ये क्वेश्चन का आंसर उसको लास्ट में मिला होता, यहाँ पर लगा के चलो इस जगह पे मिलता, तो वो यहाँ से उठाकर दिखाता. ठीक है. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब गूगल धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है. ठीक है. सारी चीजें एडवांस होती जा रही है, कुछ ना कुछ नया लेकर आते जा रहा है. देखो यहाँ पे जैसे टाइटल चेंज भी लिखा हुआ है, तो
पहले जो टाइटल था, व्हाट आर एलएसआई कीवर्ड एंड व्हाई दे मैटर फॉर न्यू एसईओ, अभी चेंज होके दूसरा दिखा रहा है तो सेम, बट थोड़ा सा यहाँ से हट गया। ठीक है, काफी सारी साइट्स के अंदर यहाँ ये वाला एग्जांपल सही नहीं हुआ, सही नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ किसी और पे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, wordstream.com बहुत बड़ी साइट है। इसके अंदर वर्ड व्हाई एलएसआई कीवर्ड्स आर क्रूशियल टू एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग, तो ये इसने एक्चुअल टाइटल रखा था ये वाला। ठीक है, बट अभी ये टाइटल चेंज होकर कुछ और हो चुका। ठीक है, अभी ये टाइटल चेंज होकर अलग हो चुका। उसके बाद इस तरीके से सबके साथ काम करता है। ठीक है, ये हल्का हल्का कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, चाहे एक वर्ड चेंज करें, चाहे स्पेस डाल के चेंज करें, बट वो चीज चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा उसके अंदर। ठीक है, और पहले ऐसा नहीं लिखा था तो टाइटल चेंज अभी लिखा आता है, पहले ये नहीं आता था अभी आता है। ठीक है, ये आपकी साइट के बारे में सब कुछ बता रहा है। ये देखो 10 साल पहले आपकी साइट आई थी यहाँ पर, सोर्स जो है 10 साल पहले साइट इंडेक्स हुई थी। इसके बाद और भी किसी साइट का देख लो, 2015 में साइट आई थी। ठीक है, ये वाली। उसके बाद ये साइट को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सो क्या हो रहा है, ये अब एडवांस होते जा रहा है। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, देखो बीटा वर्जन लिखा रहा है, तो सारा कुछ वो ट्रांसपेरेंट रखना चाहता है कि जितना ट्रांसपेरेंट वो चीजों को कर पाए, और जितना वो, जिसको बोलते हैं ना एक एसटीओ वाले बंदों के पीछे पड़ जाना, कि चाहे जितने चेंजेस करने पड़े उसको वो कर रहा है। जो लोग शॉर्टकट्स निकाल रहे थे उनके शॉर्टकट्स को बंद करना चाह रहा है बेसिकली। काफी लोगों ने क्या कर रखा था, शॉर्टकट निकाल रखा था, मतलब अच्छे से जो ये कीवर्ड है ना इसको अच्छे से स्टफ करते थे एक आर्टिकल के अंदर, बार बार उसको बार बार यूज करते थे, और उसका रिजल्ट क्या होता था, उसके रिजल्ट में कीवर्ड रैंक कर जाता था पहले। बट आज की डेट में वो चीज नहीं चलती है। पहले स्पैम होता था, आज की डेट में स्पैम बहुत कम हो चुका है पहले से। ठीक है, अब जो एक्चुअल एसईओ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस टाइम पे जो एक्चुअल में एसईओ कर रहा है, आपको दिख जाएगा मार्केट में बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट बैठे होंगे, सब सब कुछ आता होगा। बट अब उनसे अगर कुछ ऐसे 4 डीप क्वेश्चन पूछ लोगे, जैसे एलएसआई हो गया, या मान लो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हो गया, तो उनको नहीं पता होगा। उनको सिर्फ क्या पता है, बैकलिंक्स क्या बनाने हैं, ये कैसे करना, वो कैसे करना, गिनी चुनी चीजें पता है। कि हर जगह पे हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता उनको। क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग ऑफ पेज एक्टिविटी कराते हैं, डायरेक्टली ऑन पेज एक्टिविटी कोई नहीं देता आपको। ठीक है, तो लोग ऑन पेज से ऑन पेज पे आ ही नहीं पाते, मतलब साइट के अंदर काम ही नहीं कर पाते, वो बैकएंड पे ही काम करते रह जाते हैं। तो इस चक्कर में उनका करियर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। चलता तो रहता है बट स्लो डाउन हो जाता है। उनकी उनके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, और उनकी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो सिर्फ ऑफ पेज कर रहे हैं तो। सो दैट्स वाई दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए बोलते हैं कि आपको अपनी साइट पर साथ के साथ काम करना है। इसलिए यहाँ पर आपको दी जाती है कि आप अपनी साइट बनाओ, उस पर काम करो, कुछ ना कुछ आर्टिकल वगैरह इंडेक्स कराओगे तभी कोई फायदा है। ठीक है, बिना इंडेक्सिंग के बिना रैंकिंग के कोई फायदा नहीं है, आगे भी काउंट नहीं होगी वो साइट। अगर थोड़ी बहुत भी रैंकिंग करा रखी है, देन इट विल बी समवेयर यूज्ड एज योर प्रैक्टिकल, और यू कैन से कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगी आपके उसमें। ठीक है, आपकी पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी, ज्यादा नहीं तो। सो एज अ फ्रेशर वो चीज जरूरी होती है। ठीक है, आफ्टर दैट इन कीवर्ड्स को हम थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं कुछ, ये वाला है ना, इस ये कीवर्ड। ठीक है, एक और वो बना लेते हैं, फाइनल कीवर्ड्स। फाइनल, ठीक है, ये थोड़ा सफाई से लिखना, मैंने तो इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे आदत है ऐसे। ठीक है, बट आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो। तो मुझे जो रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मुझे इंडिया के अंदर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो मैं ये सबको हटा दूंगा, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, टोरंटो में हटा देंगे, ऑस्ट्रेलिया में हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ ये ठीक है, ये उसके बाद यूएस हटा देंगे, दिल्ली। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये सारे कीवर्ड
क्या है। देखो ये सारे इसमें लिंक लगा हुआ है, वो कॉपी किया था ना, सबका लिंक आया। ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद अब इसमें सर्च करो कि कौन सा कीवर्ड हमने अभी भी नहीं डाला। ठीक है, तो ये वाला कीवर्ड नहीं डाला अभी तक। उसके बाद ये नहीं डाला। अब ये आ रहे हैं सारे सर्विसेज वाले, और एग्जैक्ट डिटेल में आ रहे हैं। ठीक है, अफोर्डेबल, तो ये एक्चुअल में यूजर सर्च करता है, अफोर्डेबल वगैरह, प्रोफेशनल, ये बेस्ट सर्विसेज सर्च करता है बंदा। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तो आ गया ना। चलो दोबारा से लिख लेते हैं, इसके आगे में लिख लेते हैं प्रोफेशनल को। उसके बाद सर्विसेज कॉस्ट, ये आ गया। ठीक है, सर्विसेज इन इंडिया, सर्विसेज इन इंडिया हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, अभी हमने कीवर्ड्स तो एक बार निकाल लिए हमने, विदाउट एनी टूल्स हमने कीवर्ड्स निकाले। अभी हमने कोई पेड टूल नहीं यूज करा ना, अभी हमने पेड सर्विस यूज करी है। ठीक है, हमने सिंपल फ्री वाले टूल्स के थ्रू, एक जो एक्सटेंशंस के थ्रू हमने निकाल लिए कीवर्ड। ठीक है, और कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। अब इसके बाद हम पेड टूल भी यूज करेंगे और पेड एक्सटेंशंस भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कीवर्ड इंटेंट। ये सर। ठीक है, सर ये स्लाइड डेक आपने इस सेशन में नहीं दिखाई है ना, मतलब अभी पहली बार आप दिखा रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तो कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, देखो अभी हमने यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स निकाले। इन सब कीवर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ यूजर का इंटेंशन है। एज एन एसईओ, ठीक है, एज एन एसईओ हमारे को इंटेंशन पे ज्यादा ध्यान देना होता है, और उसके बाद हमें कीवर्ड फाइनलाइज करना होता है। ठीक है, जब अगर हमारी इंटेंशन, यूजर की इंटेंशन हम समझ पाएंगे, तो हम और अच्छे से चीजों को जो है वो बता पाएंगे कि हमारा किस बेस पे हम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ भी कीवर्ड टारगेट कर दे, लास्ट में रैंक करा दे, बट वहां से कोई लीड्स नहीं आ रही, इसका क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर मैंने रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज को टारगेट कर दिया फॉर फ्री वाले को, पर मैं पेड सर्विस दे रहा हूँ, तो उसका क्या फायदा होगा। कोई फायदा नहीं, यूजर यूजर भी अनसेटिस्फाइड रहेगा, आप भी अनसेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि दोनों का इंटेंट क्लियर ही नहीं हुआ। आपको कुछ और चाहिए था, उसको कुछ और मिल रहा है। ठीक है, उसको फ्री वाला चाहिए, आपको पेड वाला चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग दिमाग चल रहा है, दोनों का अलग अलग सब कुछ रहेगा। सो इस चीज के लिए हमें पहले अपना इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा। अब इंटेंट कौन से होते हैं, तीन टाइप्स के इंटेंट होते हैं कीवर्ड्स के। पहला होता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल के अंदर क्या क्या आता है, नेविगेशनल में आता है कि सामने वाला जो बंदा है, जो सर्च कर रहा है, जो यूजर है, उसका मेन फोकस है आपकी साइट पर विजिट करना। ठीक है, वो सिर्फ नेविगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब हम फेसबुक लॉगिन करते हैं, गूगल पे अगर हम डाल के फेसबुक लॉगिन करेंगे, तो हम फेसबुक लिखते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली facebook.com लिख देते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली google.com लिखते हैं, कुछ कोरा.com लिखते हैं, या कुछ कोरा सर्च करते हैं। या फिर अगर हम नेट बैंकिंग की बात करें, तो आईसीआईसी नेट बैंकिंग लिख दिया, एचडीएफसी नेट बैंकिंग, पीएनबी नेट बैंकिंग। ये सब कैसे कीवर्ड है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, यूजर को पता है कि उसे कहाँ जाना है, कौन सी साइट पर जाना है। तो इंटेंट इज क्लियर, पूरा एक इंटेंट क्लियर है कि कौन सा टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट होगा यहाँ पर। तो वो चाह रहा है कि सिर्फ वो नेविगेट करना चाह रहा है एक पर्टिकुलर साइट पर जाना। सो दैट इंटेंट इज नेविगेशनल इंटेंट।
ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में, सबके बारे में। ठीक है, अगला आता है इंफॉर्मेशनल। अब इंफॉर्मेशनल के अंदर क्या होता है कि जो यूजर है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ। फॉर एग्जांपल आपका हाउ टू कीवर्ड्स हो गए, रिव्यूज होते हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, उसका प्राइस पूछना है उसको। ठीक है, मान लो उसने डाला कि 2 BHK फॉर रेंट इन दिल्ली, तो क्या है, इंफॉर्मेशनल है। उसके बाद उसने डाला लेट्स जो यहीं पे लिखा हुआ है LCD TV रिव्यूज, तो पर्टिकुलर चीज का रिव्यू जान रहा है वो। उसने डाला आईफोन रिव्यू, वन प्लस रिव्यू, वन प्लस 8 रिव्यू, वन प्लस 9 रिव्यू, आईफोन 11 12 13 रिव्यू। ठीक है, कुछ भी उसने डाला इस टाइप में, वो जो जिसमें रिव्यू लिखा है वो आपका एक इंफॉर्मेशनल है। और सिर्फ रिव्यू वगैरह नहीं काउंट होंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है। अगर मैं हाउ टू लेकर चलूं कि लाइक हाउ टू डू पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर थिंग, तो पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारा इंफॉर्मेशनल में ही काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल में क्या क्या आ सकता है बताओ। ट्रांजेक्शनल में आपका ये जब भी आप कुछ नेट पे सर्च करते हो, कुछ आपको परचेज करना हो यूजर को, तो वो क्या सर्च करेगा, बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑनलाइन, बाय वन प्लस 8 ऑनलाइन। पहले क्या सर्च करा इंफॉर्मेशनल में, बाय वन, हाउ टू सेटअप वन प्लस 8, और या फिर हाउ टू बाय वन प्लस 8 फॉर चीप प्राइस। ठीक है, दैट इज इंफॉर्मेशनल प्लस ट्रांजेक्शनल, कि उसमें दोनों चीज जा रही, दोनों इंटेंट उसके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल में हम डाल सकते हैं कि वन प्लस 8 कौन से स्टोर पर मिलेगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं वन प्लस 8 कैसे बाय करना है। ठीक है, वन प्लस 8 बाय करना है उसको। ठीक है, ये आ गया। और क्लियर करता हूँ एक और। ठीक है, वन प्लस 8 कैसे बाय करना है, क्या स्टेप्स होंगे उसको परचेज करने के, उस आर्टिकल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। स्टेप 1 आपको इस साइट पे विजिट करना है, स्टेप 2 ऐड टू कार्ट करो, स्टेप 3 बाय नाउ पे क्लिक करो, स्टेप 4 अपना पेमेंट इन्फो डालो या COD जो भी आपको करना है, स्टेप 5 एड्रेस डालो, परचेज नाउ पे क्लिक कर दो, और ये हो गया आपका। ठीक है, ये स्टेप्स डाले आपने। बट ट्रांजेक्शनल में आपने क्या डाला, बाय वन प्लस 8 ऑनलाइन, ये आपका ट्रांजेक्शनल हो गया। और इसके अंदर भी बहुत बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, उसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे। तो अभी एक एक एग्जांपल दो कि नेविगेशनल में क्या क्या आएगा। ठीक है, आप लोग एग्जांपल दो कि नेविगेशनल कंटेंट के अंदर, नेविगेशनल कीवर्ड्स के अंदर कौन से कीवर्ड आ सकते हैं। ठीक है, IRCTC लॉगिन पेज। ठीक है, शिवांग आप बताओ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये नेविगेशनल होगा। नहीं, ये नहीं होगा, पर ये तो हो सकता है। कौन से हाउ टू गो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, इजी वे टू गो। ठीक है, कोई और इसके अलावा कुछ और। सर ये हो सकता है क्या हो सकता है। बॉम्बे टू गोवा। नहीं, देखो 3 वर्ड का, इसमें कुछ इंटेंट ही नहीं है। बॉम्बे टू गोवा की तो फ्लाइट टिकट भी ले सकते हैं, बॉम्बे टू गोवा की मूवी भी आती है, तो इंटेंट ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग नॉर्मली पूछते हैं ना, कि डिस्टेंस बिटवीन शिमला एंड दिल्ली। दैट इज इंफॉर्मेशनल। अच्छा, वो इंफॉर्मेशनल है। इसके आप बताओ। चलो इंफॉर्मेशनल बताओ, कौन से हो सकते हैं। सर ये हो सकता है वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन, नेशनल सर्विसेज हो सकता है, ओके, अदर सर्विस ऑनलाइन। क्या क्या बोला, नेशनल। नेशनल अदर सर्विस या अदर अपडेशन। आधार अपडेशन इज इंफॉर्मेशनल। नेविगेशनल के अंदर आपका वही आएगा, ये वोटर सर्विस ऑनलाइन। नेविगेशन में लिमिटेड चीज आती है। ठीक है, नेविगेशन में पर्टिकुलर साइट का नाम अगर आप डाल रहे हो तो वो नेविगेशनल आएगा, या फिर आप पर्टिकुलर ऐसा कुछ डाल रहे हो, जैसे मान लो कि आधार उद्योग उद्योग साइट, ठीक है, उस साइट का अगर ऐसा लिख के डाल रहे हो तो वो आ सकता है। क्या पर्टिकुलर साइट ढूंढ रहे हो, आप इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे। अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो वो इंफॉर्मेशनल में आ गया।
तो फिर सर ये हो सकता है nvsp.com। इस तरीके से अगर बात करा जाए तो सर नेशनल वोटर सर्विस, हाँ हो सकता है ये चीज हो सकता ये है। हो सकता है। और डोमिसाइल ई साइट सर्टिफिकेशन। का नाम होगा वो हो सकता है। हाँ अब हाँ, इंफॉर्मेशन में बताओ कि क्या हो सकता है। इंफॉर्मेशन सर हो सकता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा या दिल्ली। ठीक एंड ये also what is digital marketing and what is affiliate marketing, what is that, what is that. This might be in informational marketing. ठीक है। और शिवांग आप बताओ ट्रांजेक्शन में क्या हो सकता है। ट्रांजेक्शन में क्या आ सकता है, इसके बाद मैं आपका आंसर दूं शिवांग। ट्रांजेक्शन में क्या क्या आएगा। एक ऐसा कीवर्ड आएगा इसके अंदर जो कि आप रेगुलर टर्म्स में यूज करते हो। So buying TP or LEDs nearest LG showroom, nearest Sony showroom. नियरेस्ट वाला इसमें ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। तो फिर वो इंफॉर्मेशन में भी आ जाएगा। तो इसमें हम नॉर्मली ये कर सकते हैं, बाइंग टैबलेट्स, बाइंग सोनी टीवी। आपका वो नेविगेशनल में आएगा नियर मी वाला, हाँ, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह के पास जाना पर्टिकुलर चाहते जगह हैं, जगह के बारे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा वो कुछ। में। ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट रहता है। अब इन्हीं तीनों को अपना इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का किस कहाँ पे यूज है, आपको कौन से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो एफिलिएट के अंदर अगर आप करते हो तो पहले आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स डालते हो। इंफॉर्मेशनल के अंदर आप जो आपके जो कीवर्ड होते हैं वो ये भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन हम कंपैरिजन भी डाल सकते हैं। मान लो कि आईफोन 10 का आईफोन 11 के साथ कंपैरिजन, या 12 का 13 के साथ कंपैरिजन, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का किसी के साथ कंपैरिजन, या दो होस्टिंग कंपनीज का कंपैरिजन, दो होस्टिंग जो होते हैं ये सर्विसेज होती है इनका कंपैरिजन, पैकेजेस का कंपैरिजन। ठीक है, ये सब इसके अंदर आ गया वर्सेस वाले जो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब आएगा आपका इंफॉर्मेशनल के अंदर और आपकी एफिलिएट साइट के अंदर। इसके बाद एफिलिएट साइट के अंदर पहले आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, आफ्टर दैट यू विल टेक इट दैट पर्सन टू द ट्रांजेक्शन पार्ट। उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे एंड बीच में आप इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन की बात करोगे। ठीक है, उस आर्टिकल के अंदर में आर्टिकल आपका इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बट बीच में आपने बोला कि आप बाय नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर साइट, बाय नाउ ऑन Amazon, तो दैट इज ट्रांजेक्शनल। ठीक है, अगर मैंने कोई साइट खोली है जिसपे मैं स्केटबोर्ड बेच रहा हूँ या मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, उसके बाद अगर वो Amazon एफिलिएट साइट है तो मैं उस पर क्या करूंगा, मैं पहले स्केटबोर्ड के रिव्यू डालूंगा ताकि यूजर कन्विंस हो। उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाएगा उसके प्रोस कॉन्स देखकर, देन मैं उसको बोलूंगा कि बाय नाउ ऑन Amazon। ठीक है, Amazon पे बाय कर लो। तो जब वो Amazon वाले उस पर जाएगा तो वो एक तरह से मेरा ट्रांजेक्शनल कीवर्ड हो गया, ट्रांजेक्शनल हो गया वो चीज। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा आर्टिकल ही ट्रांजेक्शनल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड था वो मेरा ट्रांजेक्शनल वाले उसमें भी हेल्प कर गया। आर्टिकल आपका इंफॉर्मेशनल ही रहेगा क्योंकि आपने उसमें रिव्यू डाला है। ठीक है, क्योंकि आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन वैसी डाली है। सो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हमने समझ लिया क्या होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि ये विच टूल इज फेमस टू एक्सट्रैक्ट LSI कीवर्ड्स। ये थोड़ा ये अच्छा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज नियर मी, उसके बाद रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज इन ऑस्ट्रेलिया, या उसके बाद लगा लो एग्जीक्यूटिव रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, फ्री रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये सब कौन से हो गए, ये सब आपके आ गए इसके लॉन्ग टेल के अंदर। अब मैंने यहाँ जो मैंने लिखा है रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, दैट इज शॉर्ट टेल। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को क्लियर रखना है। अगर 4 वर्ड से ऊपर कोई भी आपका कीवर्ड है, सब में 4 वर्ड होंगे, देखो 4 वर्ड से ऊपर कोई भी आपका कीवर्ड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड। और जितना लंबा होता जाएगा कीवर्ड उतना इजी हो जाएगा रैंक करना, क्योंकि एक्चुअल इंटेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
अब ये बंदे ने क्या लिख दिया, नियर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सिर्फ गाजियाबाद लिखा तब भी कीवर्ड बनता। अब उत्तर प्रदेश लिख दिया तो नियर गाजियाबाद भी एक कीवर्ड बन गया, उत्तर प्रदेश भी एक कीवर्ड बन गया, तो दो कीवर्ड्स उसके बन गए, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज नियर उत्तर प्रदेश, नियर गाजियाबाद, एक कीवर्ड के अंदर दो कीवर्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके इसी कीवर्ड के अंदर से और भी कीवर्ड बन जाएंगे, रिज्यूम राइटिंग सर्विस, रिज्यूम राइटिंग नियर गाजियाबाद, राइटिंग सर्विसेज नियर गाजियाबाद, राइटिंग सर्विसेज नियर उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्विसेज नियर उत्तर प्रदेश, सर्विसेज नियर गाजियाबाद। ठीक है, रिज्यूम राइटिंग उसके गाजियाबाद, रिज्यूम राइटिंग उत्तर प्रदेश, 6-7 वेरिएशन बन गए उसके। ठीक है, तो इसलिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफर करते हैं यूज करना, क्योंकि उस पर रैंकिंग जल्दी आती है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप ज्यादा कीवर्ड को टारगेट कर पाओ, करेंगे आप ज्यादा कीवर्ड्स को उसमें इजीली टारगेट कर सकते हो। अगर इस कीवर्ड के अंदर आप सात कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो मतलब मान के चलो अगर मैंने इस पे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया, तो 70 कीवर्ड्स को मैं इस पर टारगेट कर पाऊंगा आराम से। ठीक है, वो भी 70 जो मैंने बताया वो आगे बताऊंगा कैसे हमने 70 कैलकुलेशन करा। ठीक है, तो उस पर एक अच्छे खासे कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर पाऊंगा अगर मैं बड़े आर्टिकल्स को, बड़े कीवर्ड्स को लेकर चलता हूँ। बट अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ जैसे कि रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, देन मैं किन कीवर्ड्स को टारगेट कर पाऊंगा, सिर्फ राइटिंग सर्विसेज, रिज्यूम राइटिंग, या फिर राइटिंग सर्विस, ये यही होगा, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज और राइटिंग सर्विसेज या रिज्यूम सर्विसेज। ठीक है, यही 4 बनेंगे वेरिएशन, बट इसमें बहुत सारे वेरिएशन बन जाएंगे मेरे। सो एक बात बताइए, अगर आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको फिर कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे? अगर आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो कुछ हाँ। सोच के लिखा होगा कि उसमें कोई कीवर्ड डले होंगे कुछ ना कुछ, तो हाँ, कुछ तो टॉपिक होगा उसका, तो उसके हिसाब से फिर मैच करना सही रहेगा क्या? उसमें देख क्या होगा ना, फिर वो ऑन पेज का पार्ट आ जाएगा कि ऑन पेज में कैसे करना है। अभी हम रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक या ठीक तो ठीक। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको ऑन पेज वाली क्लास में दूंगा, जो कि शायद परसों है। ठीक है, तो मैं आपको परसों वाली क्लास में इसका आंसर दूंगा। अच्छा, नहीं मतलब मेरा वही था कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, और नॉर्मली कैसे होता है, क्लाइंट जो होता है कंटेंट किसी से लिखवाता है कई बार, और उसके ब्लॉग्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी कंटेंट है अपने पास में, तो हमको बस उन्हीं आर्टिकल के बेसिस पे रिसर्च करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप सोचो कि नहीं, अगर ये रिज्यूम सर्विस की कंपनी है तो मैं अपनी तरफ से कुछ और इसमें एक्सपेरिमेंट कर दूं, जबकि आपके पास जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग है, तो मुझे लगता है कंटेंट जो भी लिखा गया है उसके बेसिस पे हम लोग रिसर्च करें, इसमें बेटर क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ, जो हम क्या करते हैं, मेरा भी एसईओ का काम है। ठीक है, एसईओ एजेंसी भी है, तो हमारे में क्या, हम किस तरीके से करते हैं, हम पहले क्लाइंट को एक कंटेंट स्ट्रेटेजी देते हैं कि लाइक हमें इस कीवर्ड्स पे चाहिए ताकि हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि दो तरह के कीवर्ड हो जाते हैं, एक तो होते हैं सिर्फ सर्विसेज वाले, जैसे सर्विसेज वाला कीवर्ड है, इस पे मेरे चाहे 200 इंप्रेशन आएंगे तो मेरे लिए अच्छी बात है, बट 2 क्लिक आएंगे तो हो सकता है वो कन्वर्जन देकर जाएंगे, जो 2 क्लिक भी, या 20 क्लिक आए, 20 में 10 कन्वर्जन दे जाए, 5 कन्वर्जन दे जाए। ठीक है, तो मेरे लिए सर्विसेज वाले कीवर्ड पे अलग वैल्यू है सर्विसेज वाले की। इसके बाद आता है अगर इंफॉर्मेशनल में टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशनल में मेरे पास जो ट्रैफिक है वो ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली, क्योंकि हम ब्लॉग कर रहे हैं। नाउ द कैच इज कि अगर मुझे ट्रैफिक दिखाना है क्लाइंट को, अगर मुझे दिखाना है कि आपकी साइट पे एक अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और एक हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं ट्रैफिक को, ठीक है, देन मैं इंफॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स उसको पहले ही दे दूंगा। स्टार्ट करते ही काम स्टार्ट करा साइट पे, पहले मैं फर्स्ट वीक लेकर कीवर्ड निकाल के दे दूंगा कि भाई आपका 3 महीने का प्लान ये है, इस कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे, सेकंड मंथ पे रिवाइज होगा, थर्ड मंथ पे रिवाइज होगा। ठीक है, छेड़छाड़ करनी नहीं, बीच में पूरा क्लियर रखना है। उसके बाद जो हमारे सर्विसेज वाले कीवर्ड है, सर्विसेज वाले कीवर्ड के लिए उसके लिए अलग कंटेंट बनेगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के लिए उसका अलग कंटेंट बनेगा। इंफॉर्मेशन में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके दूंगा, जो कि ये वाले क्वेश्चन है, ये सॉल्व मैं नहीं करके दूंगा, मैं राइटर को दूंगा। ठीक है, राइटर चाहे मेरी तरफ से आए चाहे क्लाइंट की साइड से आए, बट वो मुझसे कनेक्टेड होगा, जो भी एसईओ कर रहा है उससे कनेक्टेड होगा, तो वो सारे आंसर्स लिख कर देगा राइटर यहाँ पर। ठीक है, जितने मैं उसको क्वेश्चन दूंगा कि मेरे को ये सब क्वेश्चन चाहिए, इसके आंसर चाहिए, ठीक है, वो ये सब लिख कर देगा। मैं जो कीवर्ड्स दूंगा
उसको भी वो एक बार रिसर्च करके हल्का सा उसको भी गूगल पे सर्च करेगा और बाकी लोग का देखेगा कि उन्होंने क्या कंटेंट लिखा है, उसके हिसाब से मुझे उसका भी आंसर लिख कर देगा। हेडिंग सब हेडिंग चीजें जो भी आती है सारी, वो सब चीजें राइटर करके देगा और हमारा बताना काम है उसको, इंस्टेड ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट का काम इसमें कुछ भी नहीं है, क्लाइंट ने सिर्फ हमें राइटर से कनेक्ट कराना है। अगर राइटर से वो कनेक्ट नहीं करा रहा है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि आप राइटर को इस तरीके से बोल सकते हो, अदरवाइज अपने एंड से लिखवाना है तो हम अपने राइटर को बोलेंगे कि हम ऐसे चाहिए। ठीक है, हमें पूरा मोल्ड करने का राइट है कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को मॉडिफाई करें, किस तरह से मोल्ड करें। और डिलीवर होने के बाद भी, जैसे मान लो आपने बोला कि आपका आर्टिकल ऑलरेडी डला हुआ है साइट के अंदर, कुछ ना कुछ बेसिस पे तो लिखा होगा, कोई कीवर्ड तो दिया होगा उसको, बिना कीवर्ड के तो ये हाँ। बोला नहीं होगा कि रिज्यूम के ऊपर लिख दो। वो सही बात है। स्कूल वाला तो है नहीं कि सिलेक्ट लिखो। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये क्वालिफाई कर रहा था कि एक्चुअली मैं खुद भी लिखता हूँ जैसे, तो मैंने अभी तक एसईओ का एंड टू एंड नॉलेज जैसे नहीं था, तो मैं क्या करता था कि रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए या लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना चाहिए, क्या तरीके होते हैं, ठीक है, या फिर naukri.com में क्यों नहीं आपको जाना चाहिए, वो लोग कैसे चीट करते हैं, मैंने ये भी लिखा हुआ है। तो ये मेरे सारे एक्सपीरियंसेस थे या मुझे नॉलेज था तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने ना सर्च नहीं किया। तो मैं वही क्वालिफाई कर रहा था कि पहले मैं सर्च करूं कि कंटेंट लिखूं। तो आई बिलीव आपने क्लैरिफाई किया कि पहले हम लोग सर्च करके स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके बेसिस पे हम लोग फिर कंटेंट को पॉपुलेट करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, पहले हमें रिसर्च करनी होगी। एज अ राइटर भी आपको बताता हूँ कि क्या करना होता है। देखो, जो जो पर्सन एसईओ कर रहा है ना, उसको राइटिंग की नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर वो लिख नहीं सकता है, इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, बट उसको समझ आना चाहिए कि अगर आगे कल को किसी राइटर से लिखवाना है तो वो कैसे लिख कर देगा। ठीक है, जो भी मान लो अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैंने आपको कुछ कीवर्ड दिया, आपको एसईओ का भी नॉलेज है, आपको राइटिंग का भी नॉलेज है, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है वो चीज कि आप हम्म। एसईओ वाले एस्पेक्ट्स को समझ पाओगे, कि आपको दोनों चीजों का आइडिया है कि मैं अपने राइट। एसईओ ऑन पेज ऑलरेडी बीच में करके मिल जाएगा। क्योंकि ऑन पेज में क्या होता है, कंटेंट होता है सारा। कंटेंट अगर हम्म। सही है तो मेरे को ऑन पेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ ऑफ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए बोलते हैं कि राइटर और जो एसईओ पर्सन है वो आजकल एक साथ ही चलता है। दोनों लोग के एक ही बंदे में दोनों क्वालिटीज होती है, तभी उसकी जॉब अच्छी लगती है आगे जाके। ठीक है, ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। दूसरी चीज क्या आती है, एज अ राइटर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको ये चीज के बारे में बात करनी है, ये सब हेडिंग्स हमें चाहिए। अगर वो नहीं बता रहे, देन आप क्या करो, पहले टॉप 10 ब्लॉग्स उठाओ, उसके अंदर देखो कि कितने वर्ड चले हुए हैं। ठीक है, उससे एनालाइज करो कि आपका कंटेंट कितने वर्ड का बनना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से कितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड स्ट्रीम है, ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी साइट्स रैंक करती है, सैमडस, वर्ड स्ट्रीम, ये साइट बड़ी बड़ी है सब। इसके अंदर आपने चेक करना है कि कितने वर्ड का कंटेंट इस पे डला हुआ है। सो मान के चलते हैं, इस पे जो एक कंटेंट डला हुआ है, यार तो भी मुझे बताया। मेरे ख्याल में 2-3 आर्टिकल आप कवर कर रहे हो। नहीं, एक ही चल रहा है। ठीक है, ये देखो, वर्ड काउंटर, 4-5 हजार वर्ड का होगा। देखो, 3,000 वर्ड का 5-5 हजार। है। 3,000 वर्ड का अगर आर्टिकल इसमें डाल रखा है, बाकी लोग का भी देख लेते हैं, बाकी लोगों ने कितने का डाल रखा है। देखो, यहाँ पर इसने भी ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा डाल रखा है, और सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सब क्वेश्चंस के उसने आंसर दे दिए। अच्छा, ओके ओके, तो आपको अपने ब्लॉग में ही वो सारे क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, देखो, इसका 2,000 वर्ड का कंटेंट है, पूरे 2,000 वर्ड्स। ठीक है, वो उसके राइटर का लिमिटेशन की भाई 2,000 से ऊपर मत डालना, कुछ भी हो जाए। बट क्या है कि ये जो चीज होती है इसमें अपने ऊपर है, उसने 2,000 के अंदर इंफॉर्मेटिव डाल दिया होगा। वर्ड स्ट्रीम की अथॉरिटी
काइंड ऑफ उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, इसलिए उसने ज्यादा वर्ड्स डाल दिए। ठीक है, तो दोनों का एक अपना अपना अलग रीजन है। इसने देखो एक कोट्स बना के डाल रखा है। ठीक है, जी है तो बट इसने एक बड़ा कंटेंट डाल रखा है काफी। और देखो तभी ये इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। अथॉरिटी का भी डिफरेंस आ जाता है काफी बार कि किसी की अथॉरिटी ज्यादा है, किसी की कम है। इसलिए अगर कम वाले को ऊपर रैंक करना है तो अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए वो अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, वो ज्यादा वर्ड्स डाल देते हैं। तो एसईओ में भी ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मेरा 1000 वर्ड का कंटेंट है, दूसरे बंदे ने 1200 लिख रखा है, तो उसको मुझे अगला आर्टिकल 1500 वर्ड का लिख कर देना पड़ेगा। मैं 1500 वर्ड का डालूंगा उसी 1000 वाले वर्ड को, तब मेरे चांसेस बढ़ेंगे रैंक करने के। क्योंकि ऑन पेज के अंदर 1.5% का हमारे पास वो रहता है कि 1.5% आप आर्टिकल जो है आपका 1.5% तक कीवर्ड रिपीट कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 1.5 छोड़ दो, 1 मान के चल लो। 1% तक अगर हम कीवर्ड रिपीट करके चल रहे हैं तो 1000 वर्ड में मेरा कीवर्ड 1% कितना हुआ, 1000 वर्ड का 10 हो गया। 10 हुआ ना, हाँ 10 हो गया। और अगर 2000 वर्ड का कंटेंट है तो मेरा कितना हुआ, 20 हो गया। और सेम मैंने क्या किया, मैंने वर्ड लिमिट बढ़ा दी, टॉपिक वही रखा। और मेरा कीवर्ड 20 बार रिपीट होगा तो मेरी जो जब गूगल क्रॉल करेगा तो मेरी विजिबिलिटी ज्यादा जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार रेलेवेंट कीवर्ड मेरे उसमें ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एल्गोरिदम को जो बोलते हैं ना कि क्रैक करना, ये लोगों ने क्रैक करा हुआ एल्गोरिदम को कि इस तरीके से आप करोगे तो बढ़ जाएगा। इसलिए लोग 10,000 वर्ड के आर्टिकल डालते हैं। पोस्टिंग निश में देखो, यहाँ मैं एक आर्टिकल दिखाता हूँ आपको, 10,000 वर्ड से ऊपर का होगा पोस्टिंगर। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग इतना टाइम आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए लगाते हैं क्या? ये ब्लॉग के लिए नहीं डाला है ना, ये फर्स्ट पे रैंक करने के लिए डाला है सिर्फ। अच्छा। ये ब्लॉग पे रैंक करने के लिए डाला ही नहीं, ये ब्लॉग पढ़ाने के लिए डाला ही नहीं। थोड़ा बहुत डाल देते हैं ब्लॉग पढ़ने के लिए कि जिसको पढ़ना है पढ़ लो, आधा ही पढ़ लिया तो एडसेंस के पैसे बन जाएंगे। उसके बाद होस्टिंगर के अंदर अगर वो उसको टारगेट कर रहा है तो वहां से पैसे बन जाएंगे। ये देखो कितना बड़ा आर्टिकल है। उसके बाद और रेलेवेंसी भी पूरी सेम दे रखी है। एक और साइट थी, कौन सी थी वो? एक बहुत अच्छी साइट थी, उसने बड़ा डिटेल आर्टिकल डाला। या असेंबलर्स ट्रायल। ये लोग कमेंट डाल डाल के इंक्रीज कर दिया आर्टिकल को। तो ये सब स्ट्रेटजीज है, ये अलग अलग छोटे मोटे तरीके लोग निकाल लेते हैं कि ये इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये छोटे मोटे नहीं, सॉरी, अच्छे बड़े लोग हैं वो दोनों, और मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो तरीके छोटे मोटे हैं कि जुगाड़ निकालना काइंड ऑफ, तो थोड़ा सा वो चीजें लोग बहुत करते हैं। ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि कैसे हम क्रैक करें एल्गोरिदम को, कैसे उसका एक होता है ना लूप होल ढूंढना चीजों का, वो ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से उसका लूप होल निकलेगा। ठीक है, सो वापस आते हैं टॉपिक पे। लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल हमारा क्लियर हो गया। लॉन्ग टेल कौन सा होता है, शॉर्ट टेल कौन सा होता है। इसके बाद हमारा आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो निश को देखते हैं। तो देखते हैं निश क्या होता है, या नीश बोल सकते हैं, दोनों चीजें। नीश होता है कि आपकी जो कैटेगरी है दैट इज अ निश। तो जो भी आपका नीश होगा उस, फॉर एग्जांपल टेक है, फैशन है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, ब्यूटी, जो भी आपका निश रखते हो या कैटेगरी आप रखते हो, उसके बारे में ही आपकी पूरी साइट रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं मल्टी निश वाली वेबसाइट बना दूं। मल्टी निश मतलब कि मैंने एक ही साइट के अंदर टेक भी डाल दिया, मैंने फैशन भी डाल दिया, एजुकेशन भी डाल दिया। आप डाल तो सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। दिक्कत ये आएगी कि वो आगे चल के इंक्रीज नहीं होगी, वो साइट, उस साइट की वैल्यू आगे चल के ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। अगर आप वो साइट बेचते भी हो तो वो कम कम ही बिकेगी, क्योंकि वो साइट आ जाएगी जनरल निश वेबसाइट में। ठीक है, जनरल वेबसाइट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि सारे आपने कैटेगरीज कवर कर दी, सो उसकी अथॉरिटी कम हो जाती है गूगल के सामने। उसको जो गूगल को लगता है कि अगर कोई बंदा
हर चीज के बारे में बात करे तो उसको कुछ भी नहीं आता है। अगर वो सिर्फ एक चीज के बारे में बात करे तो उसे सब कुछ आता है उस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक के बारे में बात कर रहा हूँ, टेक के अंदर में मैंने एक कंपनी चूज कर ली, जैसे कि मान लो वन प्लस। मैंने वन प्लस के बारे में सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल के डाल दिए वहां पर, ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने डाल दिए। तो अब मेरी जो अथॉरिटी काउंट होगी वो बहुत ज्यादा काउंट होगी कंपेरेटिवली टू अदर साइट्स, बाकी साइट से ज्यादा अथॉरिटी मेरी काउंट होगी, ठीक है। तो ये होता है एक जनरल, एक सिंगल निश प्लस माइक्रो निश वेबसाइट। अब माइक्रो क्या होता है, अब मैंने टेक में वन प्लस चूज कर लिया, ठीक है। टेक में मैं जा सकता था लैपटॉप में, फोन में और इसका डेस्कटॉप में, मैं इन तीनों को टारगेट कर सकता था टेक में, ठीक है। बट वहां पर भी मैंने उसको थोड़ा माइक्रो कर दिया। माइक्रो में मैं वन प्लस के ऊपर चला गया, वन प्लस के बारे में सब कुछ डाल दिया। तो जो ये छोटी साइट बनेगी ना, उसके अंदर आपको मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि आपने एक ही टॉपिक के बारे में बात करनी है। तो आप जब एक बार पढ़ोगे तो आपको ज्यादा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लिया देन इट्स लाइक कि जल्दी जल्दी आप लिख पा रहे हो। और भी मैंने वन प्लस के बारे में 10 आर्टिकल पढ़ लिए, तो मैं उस 10 आर्टिकल में सिर्फ 2 कीवर्ड नहीं लिखूंगा, मैं 10 आर्टिकल में 50 कीवर्ड लिख सकता हूँ, 50 कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। अलग आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट इज सम माइक्रोनिश। तो माइक्रोनिश को और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो इस तरीके से दिखता है। पहला हेल्थ पिरामिड, उसके बाद सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस, देन हेल्थ इंश्योरेंस यूके, ठीक है, कीवर्ड लॉन्ग टेल भी होता जा रहा है और डीप भी जाता जा रहा है। इसके बाद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस यूके, देन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस यूके फॉर ओवर 60s। तो यहाँ पर आप अपने कंज्यूमर के बारे में बता सकते हो कि जो आपका कंज्यूमर है वो 60 साल से ऊपर वाला होगा पक्का, तभी वो उनके लिए देख रहा है। और जो यहाँ पर आप बता सकते हो कि वो सिर्फ हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहा है, आपको नहीं पता खरीदेगा नहीं खरीदेगा, रिसर्च कर रहा है क्या कर रहा है आपको नहीं पता, वो रिसर्च फेज में कौन से फेज में, यू डोंट नो दिस, ठीक है। इंडिया में देख रहा है, यूके में देख रहा है, यूएस में देख रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। और ये क्या है, हमारा सीड कीवर्ड है, हमारी जो रिसर्च होगी यहाँ से स्टार्ट होगी हमेशा, ब्रॉड से यहाँ तक आते आते बिल्कुल माइक्रो हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी, जैसे फनल होती है ना, बिल्कुल छोटी हो जाएगी वो यहाँ तक आते आते। सेकेंड चीज, यहाँ पर इसने यूके लिख दिया, मतलब एक चीज उसने क्लियर कर दी कि जो वो हेल्थ इंश्योरेंस देख रहा है वो सिर्फ यूके के लिए देख रहा है, तो कंपैरेटिवली उससे छोटी होती जा रही है। इसके बाद और क्लियरिटी लाने के लिए उसने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिख दिया, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से देखना चाह रहा होगा, गवर्नमेंट वाली वो नहीं देखना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। इसके बाद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यूके फॉर ओवर 60, मतलब 60 साल से ऊपर वालों के लिए देखा होगा, तो मतलब उसकी एज ऑलमोस्ट या तो 60 होगी या 59, 58, 55 के आसपास में होगी। और हो सकता है कि अगले साल वो कराना चाहता है, कुछ टाइम के अंदर वो कराना चाहता है, ठीक है। हो सकता है उसका बर्थडे आने वाला हो तब भी वो कराना चाहता हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें गेस करनी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं बायर पर्सोना, ठीक है। हमें पर्सोना समझना पड़ता है कि सामने जो बायर है वो क्या चाह रहा है एग्जैक्ट एक्चुअल में, वो कैसा दिखता होगा, कैसा सोचता होगा, वो हमें गेस करना पड़ता है एज एन एसईओ पर्सन, ठीक है। सो निश के अंदर ये आ गया। इसमें कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन है तो एक पूछ सकते हो। नो सर। शिवांग इसके सर एक चीज पूछना था या सर, हो सकता है किसी का ऑर्गेनाइजेशन टीम है, बहुत बड़ा टीम है, तो तब भी वो अलग अलग में ब्लॉगिंग नहीं कर सकता है। समझा नहीं, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं मैं समझा। ये कह रहा हूँ सर, हो सकता है किसी का टीम है, जैसे आपने कहा किसी पर्टिकुलर सब में अच्छा होने से अच्छा है किसी एक में स्किल्ड हो जाए, आपने ये कहा ना सर। हाँ हाँ हो सकता है सर मेरा एक टीम है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, वो बी में है, वो सी में एक्सपर्ट है, वो डी में एक्सपर्ट है, तो हाँ। हम चारों मिलके मतलब वेबसाइट को ये कर रहे हैं, तो हम चारों का कंटेंट अगर डालें तो ये सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? एक बात सिंपल सा एक आंसर देना। यस सर, यस मैं सर, एक डॉक्टर पास गया, तो यस वो सर। डॉक्टर कहता है मेरे को सब कुछ आता है, मतलब मैं, वो ऑपरेशन भी कर लेता है और चीट फाट जो भी करनी थी वो सब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि मैं साथ में दूसरी जॉब्स भी करता हूँ, ठीक है, और भी 10 अलग अलग चीजें करता है वो, ठीक है, अलग अलग कुछ भी, मतलब मान लो क्या बोलते हैं कि अपना जो होता है एक
जी, क्लिनिक अपना छोटा सा खोल लिया या कुछ और। हाँ क्लीनिंग भी कर रहा है अपना, उसके अलावा जॉब भी कर रहा है कहीं पर, उसके अलावा कुछ और भी काम कर रहा है, ठीक है। सो ये कि इससे क्या आप उसके उस बंदे के पास आओगे, या फिर आप उस बंदे को प्रेफर करोगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड का या सिर्फ जॉब कर रहा है, या फिर उस अपना एक जो भी क्लिनिक वगैरह है वो कर रहा है, ठीक है। दोबारा से एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशंस भी करता है, वो ईएनटी भी देखता है, उसके बाद वो आपका जो कुछ मान के चलो फ्रैक्चर्स होते हैं वो सब भी देखते हैं, ठीक है। अगर और कुछ भी है तो वो भी 3 चीजें 4 चीजें अलग अलग देख रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल अलग अलग है बॉडी में। मान के चलो आपकी ईयर नोज टंग हो गए, एक तो ये हो गया, एक डॉक्टर ही देख लेगा, चलो ठीक है, ईएनटी एप्लीकेबल है। सेकंड चीज, साथ में वो ऑपरेशंस भी करता है, ठीक है। ऑपरेशन करने के लिए एक अच्छा वो चाहिए होता है दूसरा। तीसरी चीज, वो कहता है कि मैं फ्रैक्चर्स वगैरह भी ठीक कर जाता हूँ, मतलब प्लास्टर वगैरह लगाना वो भी कर लेता हूँ। उसके बाद वो जो कुछ और जो बीमारी होती है, जैसे मान लो कोविड वगैरह की हो गई या कुछ भी और इश्यूज होते हैं, तो वो भी कहता है मैं वो भी कर लेता हूँ। उसके बाद बट सर सर मेरा पांचवी सवाल कोई ये है। चीज है तो वो भी कर लेता है, ठीक है। मल्टीपल चीजें वो कर रहा है, तो आप उसको प्रेफर करोगे या फिर आप उसको प्रेफर करोगे जो सिर्फ ऑब्वियसली जो स्किल्ड है, एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट है, जो स्किल्ड है। बट सर मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं हर चीज के लिए अलग अलग डॉक्टर रखूं और हम सब मिलके एक साथ काम करें, या एक हॉस्पिटल में काम करें, पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, देन इज इट पॉसिबल और नॉट? आप एक उस पर कर सकते हो, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे डॉक्टर को रख के एक जैसे जैसे एक सर लोग मैं करते जैसे हैं। प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे मेरे साइट का नाम है infohub.com। सोचिए मैं किसी के कुछ भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं देता हूँ सर डिजिटल मार्केटिंग बारे में, मेरा एक टीम मेट है तो वो दे रहा है सर एमबीए प्रोग्राम के बारे में, एजुकेशन के रिलेटेड है, कोई है मेडिसिन के रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहा है। तो हम तीनों मिलके एक ही वेबसाइट के ऊपर काम करें, इज इट पॉसिबल टू देखो रैंक इट और? पॉसिबल सब कुछ है, पॉसिबल कुछ भी कर लो आप, सब कुछ रैंक करता है, ऐसा कोई रोकने वाला थोड़ी है आपको रैंक करने से। कुछ भी डोमेन, मैंने एक दारू वाली साइट थी, किसी अल्कोहल टाइप की साइट थी, उसके ऊपर मैंने ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बेच रखे, तो सब कुछ पॉसिबल है, वो बिक सकता है, तो ठीक है। अच्छा दिक्कत कहाँ आती है लॉन्ग टर्म में। आपका अच्छा अच्छा। आपने उस साइट से मान लो $1000 कमा लिए, 6 महीने तक आपने 6 महीने में अपने $1000 निकाली, 70,000 के आसपास आपने बना लिए, या 1 लाख भी बना लिए, 2 लाख बना लिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगला क्या करोगे, उसके बाद आप बेचोगे साइट या कुछ क्या करोगे। मतलब सर आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए सही है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंटिन्यू ब्लॉगिंग करनी है ठीक है हाँ, उसको, तो फिर वो सही नहीं होता है। यस। जो मल्टी निश वाली साइट होती है, पहली चीज तो गूगल कुछ टाइम के अंदर ये अपडेट भी डाल देगा कि आपकी जो बहुत ज्यादा निशेस वाली साइट है उसमें आपकी साइट जल्दी हिट करेगी, ठीक है। जैसे कि आजकल न्यूज साइट्स बहुत ज्यादा हिट कर रही हैं, हिट का मतलब ड्रॉप हो रहा है उनका ट्रैफिक का, एल्गोरिथम अपडेट आते ही। तो पहली चीज तो आपकी साइट पर ये जो एल्गोरिथम इफेक्ट आएगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी आप डाल रहे हो, लाइक आपने बेटा बोला कि एक्सपर्ट्स हैं, लोग बिना एक्सपर्ट के भी ये चीज करते थे पहले, ठीक है, और ये चीज पहले चलती थी, लेजिट थी ये चीज। बट अभी फॉर बेटर पर्पस, अगर मैं वो कहूंगा कि ये चीज करने से अच्छा होगा और ये चीज करने से कुछ नहीं होगा या ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो ना नहीं करोगे तब भी ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, नहीं करने से भी सेम ही रहेगा। बट अगर आप कर लोगे तो थोड़ी चीजें बेटर हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाट इज सजेशन दे रहा हूँ कि अगर हम माइक्रो पे काम करते हैं तो क्या होता है कि मल्टीपल साइट्स बन गई, थोड़ा सा मेंटेनेंस में इंडिविजुअल लेवल पे आप मेंटेन कर पाओगे कि ये वाली साइट पे इतना आ रहा है, इस साइट पे इतना आ रहा है, इस साइट पे इतना आ रहा है। अब एक ही साइट के अंदर का एक और नुकसान सुनो, अगर आपने एडसेंस अप्रूवल ले लिया, आपकी साइट में एडसेंस उड़ गया, या आपने जी कोई भी अप्रूवल ले लिया वो आपका उड़ गया, उसके बाद ना तो आप नई साइट बनाने लायक रखोगे क्योंकि आपका पुराना कंटेंट तो पड़ा है, वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा, और ना ही आप पुरानी साइट चला सकते हो, वहां पे भी जो आपने आर्टिकल डाल रखे हैं वहां जो एडसेंस तो उड़ गया, तो दोनों चीज दोनों जगह से गए आप, ठीक है। सो ये मेन रीजन है इस चीज का कि लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ भी करो, आपने 6 महीने के लिए कुछ भी करना है करो, आराम से सब चलेगा। कुछ भी अपडेट आया हिट करेगा, कुछ भी दिक्कत हुई एक साइड में सारा कुछ जाएगा। तो एक ही बास्केट में सब अंडे डालोगे तो फटेंगे, एक एक गिरा तो सारे गिरेंगे। अगर अलग अलग में थोड़े थोड़े होंगे तो एक गिर गया, बाकी दो तो है बैकअप के लिए, एक साइड बंद होगी, दो साइड तो चल रही है, तो वो चीज होती है। गॉट इट।
ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? अभी और है आगे वैसे टॉपिक, बट देखते हैं और। नहीं सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे को था, थोड़ी देर पहले था, अभी फिर से पूछ रहा हूँ। ये हम लोग जैसे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम लोग सर्च नहीं करते हैं क्या? हम लोग केवल गूगल का ही सर्च कर रहे हैं। जैसे कोरा है, कोरा पे मैं देख रहा हूँ, या कहा जाए कि जब भी गूगल पे सर्च करता हूँ तो पहली या दूसरी रैंक में जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो कोरा का ही आंसर निकल के आ जाता है। तो कोरा की उन्होंने कुछ ऐसी रैंकिंग करा के रखी हुई है कि वो कोई भी सर्च करता है तो पहली दूसरी में आ ही जाता है उसका। तो हम लोग कोरा जैसे प्लेटफॉर्म है उसको भी टारगेट कर सकते हैं क्या कीवर्ड में, या गूगल इनफ है? इसमें दो चीज आ गई, आपको कोरा के ऊपर रैंक करने की बात कर रहे हो, कोरा के अंदर रैंक करने की, या फिर गूगल पे कोरा का नाम लेके रैंक करने के लिए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक एक तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, या हाँ। कोई भी आर्टिकल है मान लीजिए, या हमारी साइट का जो कंटेंट है हम्म, उसको हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं गूगल के नज़रिए से, है ना? हाँ। क्या हम लोग कोरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे सर्च होती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी हाई इंटेंट प्लेटफॉर्म है। वहां पे हम लोग नहीं इसमें रैंक करा सकते अपने, कि हमको मतलब कुछ तरीके उसके भी होते हैं क्या? वो चीज भी कोरा मार्केटिंग के अंदर आएगी, वो सोशल मीडिया और कोरा मार्केटिंग के अंदर पूरा आता है। ठीक है, तो उसमें पूरा प्रॉपर बताया जाएगा स्पेसिस क्या होती हैं, कैसे रैंक करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपका अकाउंट बैन होता है, कैसे उसको बचाना है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी आपकी। ठीक है, अभी के लिए कीवर्ड रिसर्च में थोड़ा स्टिक रहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो कीवर्ड रिसर्च में अगर कुछ और डाउट है तो लेट्स टेक दैट, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद अनदर थिंग। कीवर्ड्स में कोई और डाउट किसी का? शिवांग एसके? नो सर, नो सर, दैट्स फाइन, क्लियर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टूल्स आते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। अब अगर हम बिना टूल्स के रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें थोड़ा सा टाइम भी सेव करके चलना है, क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट ऐसा है, बहुत लोग को अच्छा लगता है रिसर्च करना। ठीक है, कुछ भी लिखा उस पर और ढूंढा और डीप चले गए, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है हमें रिसर्च करना। बट एक्चुअल में हमें सबसे कम टाइम, मतलब एक कम भी नहीं, ना ज़्यादा ना कम, एक मीडियम टाइम देना है। ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ करा ही नहीं, ऊपर ऊपर से उठा के डाल दिया, वो भी नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि पूरा उसी में घुस गए और कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो एक ऑन एन एवरेज लेके चलना है दोनों तरीके से। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, सर, एक टूल आता है सुवल टूल। यस, ये जार्विस टूल किसलिए होता है? जारवेस कंटेंट बनाने के लिए। जारवेस पे भी बाद में आएंगे एक बारी। ठीक है, मैं जारवेस इसमें ऐड करता हूँ, कोई इशू नहीं है। जारवेस रिसर्च करने के लिए नहीं है ना, जारवेस तो आपका अलग उसमें आ जाएगा। ठीक है, मैं नीचे में ऐड करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे पहले सुवल के बारे में, उसके बाद एचआरएफ एंड सेमडैश के बारे में आज पढ़ लेंगे, बाकी टूल्स हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। तो यहाँ पर इस टूल में क्या होता है, आप कुछ भी कीवर्ड डालोगे तो वो सारी सर्चेस हर जगह पे क्या क्या सर्च आ रही है वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल 2021। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर स्टार्टअप्स, tools to grow business, to grow 5 best digital marketing tools to grow business, AI tools for digital marketing, where I can get best marketing tools for business by digital marketing। ठीक है, ये सारे क्या आ गए, आपकी सारी रिसर्च एक ही जगह पर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप किसी किसी के बारे में चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज का देखना था ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज। देखो, जो हमने वहां से सारी उठाई थी वो सारी यहाँ पर भी आ गई। रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, सर्विसेज फ्री फॉर मिलिट्री,
उसके बाद फॉर फेडरल जॉब्स, फॉर मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये सारे क्या रहे, एक सर्च करके आपको पूरा बता रहा है कौन कौन सी जगह पे क्या क्या रिजल्ट आएगा। ये तो हो गया रिज्यूम सर्विसेज वाला। अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो एक स्केटबोर्ड प्राइस, देखो क्या आ गया, अमेजोन पे भी आ गया, विकीपीडिया पे भी आ गया। स्केटबोर्ड प्राइस लिख के चले, स्केटबोर्ड अंडर, देखो आ गया, अंडर $20, $30, $50। ठीक है, अंडर ग्लो लाइट्स, तो स्केटबोर्ड के नीचे भी जो लाइट्स थी वो भी आ गया। उसके बाद अंडर $100 आ रहा है, अंडर 20, 50, $50। तो ये सब क्या आ रहे हैं, ये सारे यूट्यूब के कीवर्ड्स हैं, ये सारे गूगल के कीवर्ड्स हैं, ये अमेजोन के कीवर्ड्स हैं, ये याहू के और बिंग के कीवर्ड्स हैं। ये अल्फाबेट करके एक साइट थी, IBC आंसर्स करके एक साइट है, उसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सो सारा कुछ आपको एक जगह मिल गया। इन कीवर्ड से क्या हेल्प मिलती है कि आप अपना जो रिसर्च है वो थोड़ा सा जल्दी कर पाते, थोड़ा फास्ट कर पाते। ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट टूल एंड फास्टेस्ट टूल टू डू सम रिसर्च, एक ऊपर ऊपर से रिसर्च करने के लिए। अब आते हैं एक डिटेल पार्ट। ठीक है, अब HRF के ऊपर आते हैं। HRF क्या है, HRF हम सर्च करें गूगल पे। ठीक है, ये साइट आएगी HRF की। मुझे लगता है आप लोगों ने यूज कर रखा होगा, यूज कर रखा है किसी ने ये? नो सर। सर सुना हुआ है लेकिन यूज नहीं किया। चलो देखिए, मैं बताता हूँ, पेड टूल है। इसमें $7 7 दिन का है, मतलब 350-400 रुपये के आसपास। $7 कितना हो गया, 500 के आसपास, 7 दिन का। ठीक है, तो $500 7 दिन का, ये अगर आप यहाँ से लेते हो, HRF की साइट से लेते हो ऑफिशियली। बट इसकी एक ट्रिक आती है। ठीक है, मैं ट्रिक बताता हूँ क्या होती है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग, देखो $119 एक महीने का। बट जब आप ये लेते हो ग्रुप बाय, तो आपको ये वाला प्लान मिल जाता है, $229 वाला, कुछ 800-900 रुपये में सारा कुछ मिलाकर। ठीक है, इस टाइम मैंने 800-900 कुछ भरे हुए हैं, 900 समथिंग पे करा हुआ है, और मुझे ये सारा कुछ उसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये सब मिल रहा है। थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि ताकि आपका डाटा वगैरह ट्रैक ना हो, बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं तो आपका डाटा ट्रैक ना हो, तो कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे कि HRF है, तो HRF के अंदर ये लिमिटेशन मिल जाती है आपको कि जो भी आप सर्चेस कर रहे हो वो एक लेवल तक कर पाओगे, कुछ गिनी चुनी सर्चेस कर पाओगे पर डे की। ठीक है, जैसे आपको डेली का डाटा मिलता है ना, वैसे आपको डेली की सर्चेस मिलते हैं, आप 35 सर्चेस कर सकते हो, और वो भी इस वाले इस साइट के अंदर है। बाकी साइट 20 सर्चेस देती है एक दिन का, तो 20 सर्चेस बहुत कम होती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है वो चीज। ठीक है, सो अभी इसके अंदर हम सर्च करेंगे। इस साइट के थ्रू आप थोड़ा समझाता हूँ क्या क्या हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पर्टिकुलर साइट के स्टैट्स चेक करने हैं। ठीक है, आप में से कोई जना अपनी साइट बताओ, कोई भी जिसकी पुरानी साइट चल रही है। brandstupa.com। ब्रांड, यही ना? हाँ। अभी आपकी साइट पे कुछ भी काम नहीं हुआ SEO का, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो राइट रॉक्स वाली साइट थी ना, वो देखते हैं। ठीक है, ये साइट का देखते हैं स्टैट्स।
देखो इस साइट के अंदर कीवर्ड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और बैकलिंक्स भी बने हुए हैं अच्छे खासे। इतने डोमेन से इनको बैकलिंक मिले हैं, बैकलिंक वगैरह ये सब हम समझेंगे बाद में, ठीक है। और इसमें नवंबर अक्टूबर से काम चल रहा है 2020 से धीरे धीरे काम चल रहा है और ये बढ़ रहा है। और लास्ट 3 महीने का पॉजिटिव रिजल्ट है, बट आज का लास्ट 7 दिन का और लास्ट 1 महीने से थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बेशक से ही थोड़े से डोमेन वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं और पेजेस भी रेफरिंग वाले इंक्रीज हो रहे हैं, बट स्टिल इनकी अथॉरिटी डिक्रीज हो गई कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि इनके बैकलिंक्स हट गए होंगे। बैकलिंक क्या होते हैं एक ओवरव्यू देता हूँ। आपकी साइट से कितनी वेबसाइट लिंक कर रही है, मतलब आपकी साइट को कितने लोग जान रहे हैं, कितनी साइट्स जान रही है, ठीक है, तो वो आपकी बैकलिंक्स हो गए। तो इस पे कितनी साइट्स लिंक कर रही है ये वो सब आ गया। अब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो अभी तो एग्जैक्टली पूरा डिटेल में हो नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा टाइम ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, टाइम हमारे पास कम था। एंड इसके ऊपर हम कल बात करेंगे अच्छे से डिटेल में इसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं स्टिल बता देता हूँ कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे आप ये देखो रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज इन इंडिया, ये कीवर्ड हमारा इसका फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, फर्स्ट सेकंड के आसपास में रैंक कर रहा है। देखो फर्स्ट पे ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन देख लो कौन सी दिखा रहा है, यहाँ पे 9 दिखा रहा है, तो ये 9th पे रैंक कर रहा हो। पहले ये 11th पे रैंक कर रहा था, अभी ये 9th पे रैंक कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं बैकलिंक्स वगैरह बने होंगे और तभी ये रैंक कर रहा है आपका, ठीक है। ये रिज्यूम फैक्ट्स एक कीवर्ड है, ये इसकी पोजीशन 22 अप आ गई, पहले इसकी पोजीशन थी 38, अभी आ गई 16, ठीक है। तो मतलब सेकंड पेज पे 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, ये थर्ड पेज पे 5th नंबर पे रैंक कर रहा है, और पहले 4th पेज पे 3rd नंबर पे रैंक कर रहा था, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ बढ़ी हुई है, कुछ गिरी हुई है, कुछ कुछ उसकी बढ़ी है, कुछ कुछ गिरी हुई है, ठीक है। तो जो बढ़ी हुई है वो काफी अच्छी रैंकिंग बढ़ गई, मतलब सारे फर्स्ट पेज पे आने लग गए आर्टिकल्स। देखो ये वाला भी सेकंड पेज पर आ रहा है, बट ये बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। रिज्यूम राइटर इंडिया ये भी फर्स्ट पेज पर आ सकता है जल्दी, क्योंकि सेकंड पेज के थर्ड टॉप 3 में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि फर्स्ट पेज के टॉप 10 में आ जाएगा। गेटिंग इट। अब इसके अंदर से हमें फिल्ट्रेशन करना होता है, ये सारे फिल्ट्रेशन के ऑप्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग ये जो टूल है अपना ये ले लेना, ठीक है, HRFS ले लेना, ताकि आप साथ साथ अप्लाई कर पाओ, साथ साथ अपना जो आपका निश है वो वो बना पाओ, अपनी साइट को क्रिएट कर पाओ अच्छे से, ठीक है। और बहुत सारे कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट करने हैं, कीवर्ड फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करूंगा हर एक बंदे की, ताकि एक अच्छी साइट बना के आप देखो एंड ऑफ द डे क्या है मोटिव, या तो साइट से मोनेटाइज होके वहां से अर्निंग करना, ठीक है, वो हो जाएगी एडसेंस से, बट एडसेंस ज्यादा टाइम नहीं चलता है, ठीक है। एडसेंस की एक लिमिटेड वैलिडिटी है, वो उतना टाइम ही चलता है। तो लोग क्या करते हैं, साइट को बेच देते हैं, चलती हुई साइट बेच देते हो। इट्स लाइक कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, वहां मॉल खड़ा करा, मॉल में दुकानें खुलवाई, और जब वहां पे अच्छा रिवेन्यू जनरेट होने लग गया, आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसों में चलता हुआ मॉल बेच दिया, मतलब आपने 10 लाख रुपए लगाए और आपने उसको 50 लाख में बेच दिया, ठीक है, तो आपको 40 लाख का बेनिफिट हो गया। इस तरीके से साइड में आपने 5,000 रुपए लगाए, बट आपने 20,000 रुपए का बेच दिया, तो आपको 15,000 का बेनिफिट हो गया। इस तरीके से चलता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी साइट में कितना अर्निंग है, कितना ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक तभी बढ़ेगा जब आपकी साइट एक माइक्रो लेवल पर होगी, ठीक है, जब आपकी साइट एक माइक्रो निश वाली जो वेबसाइट होगी। और ये सारा ऐसा नहीं है कि मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, मेरी कुछ साइट्स ऐसी हैं जिन पे एक अच्छा खासा अर्निंग होता है। मैं आपको अभी तो मैं शो नहीं कर सकता, ठीक है, बट मैं दिखाऊंगा कभी आगे चल के, जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगा फॉर मोटिवेशन कि उसमें कितना कैसा कितना अर्निंग होता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ भी आपको डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी।